वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम इनोवेशन इन एजुकेशन। जो हमारा ऑप्शनल पेपर है, इसमें हम यूनिट 4 के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है इंस्पायरिंग इनोवेशन अराउंड द ग्लोब। तो कौन कौन से इनोवेशंस हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे जो इंस्पायर कर रहे हैं हमारे ग्लोब को। तो सम इंस्पायरिंग इनोवेशन इन द एजुकेशन अराउंड द ग्लोब। कौन कौन से ऐसे नए इनोवेशंस किए गए हैं एजुकेशन में, उनके बारे में जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन है। टुडे व्हेन प्रोग्रेस एंड इनोवेशन seem to be taken for granted, to many educational establishments remain in the 20th century when it comes to the curriculum and teaching methods। तो कई सारे इनोवेशंस किए गए, एस्टैब्लिश किए गए 20th सेंचुरी में। ये इवन द मोस्ट ओल्ड स्कूल approach cannot be resist and the steady pace of the time। More and more school adopt new techniques, search for the creative ways to make the tech work for our benefit and develop strategies that are best for the students। तो ऐसी नई 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 जो है इनोवेशंस को किया गया, नई नई टेक्निक्स को डेवलप किया गया और वो सारी स्ट्रैटेजीज को डेवलप करके अडॉप्ट किया गया जो स्टूडेंट्स के फेवर में थी। तो इस तरह से 7 इंस्पायरिंग एजुकेशनल इनोवेटिव टूल्स को डेवलप किया गया जिन्हें एजुकेशन में यूज़ किया जाता है। इसमें पहला है रॉबर्ट टीचर्स, दूसरा है फॉरेस्ट किंडरगार्टन, तीसरा है फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन, चौथा है 3D लर्निंग एंड पांचवा है लिटरेसी ब्रिजेस, छठा है टीचर ऑटोनॉमी और सातवां है द पेपरलेस क्लासरूम। तो ये 7 एजुकेशनल इंस्पायरिंग प्रोग्राम्स थे, इनोवेटिव्स थे जिनको चलाया गया था। तो इसमें पहले रॉबर्ट या रोबोट टीचर्स की बात करेंगे। तो द रोबोट टीचर्स आर प्रोग्राम्ड फॉर देयर जॉब्स। ये जो है अपनी जॉब्स के लिए प्रोग्राम किए गए थे। रोबोट्स इन क्लासरूम आर नो लॉन्गर एन अनइमेजिनेबल विजन। तो ये जो रोबोट्स थे वो क्लासरूम में अनइमेजिनेबल थे, मतलब इनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। दे आर बीइंग यूज्ड इन वेरियस स्कूल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द एजुकेशन पर्पजेज। तो ये जो है अलग अलग पार्ट्स में इस वर्ल्ड में यूज़ किए जाते थे स्कूल पर्पजेज के लिए। तो इन रोबोट्स का यूज़ आज के टाइम पे साइंस टीचिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मैथ्स के लिए, इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए किया जा रहा है जिसको स्टेम कहा जाता है। STEM मतलब कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए रोबोट टीचर्स का यूज़ किया जा रहा है। तो रोबोट टीचर्स के कुछ फीचर्स थे जिसमें इन्वॉल्व है दे विल ऑलवेज ओबे द इंस्ट्रक्शंस। तो रोबोट टीचर्स जो थे वो जो है इंस्ट्रक्शंस का पालन करते थे। दे आर द सॉल्यूशन टू द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। ये एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन का काम करते थे। दे कैन टीच टेक्नोलॉजिकल स्किल टू पुअर किड्स दैट have no chance to go in the contact with the technology and they do not have the get paid। तो ये जो है टेक्नोलॉजी स्किल्स को प्रोवाइड करते थे पुअर किड्स को। रोबोट टीचर्स हैव द ability to get the attention of the students, making it easier for them टू अंडरस्टैंड द लेसन्स। तो रोबोट टीचर्स जो थे इनमें एबिलिटी थी कि ये स्टूडेंट्स की अटेंशन को गेन करते थे ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से लेसन्स को समझ सकें, उनको अप्लाई कर सकें। अब बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ रोबोट टीचर्स। तो कुछ एडवांटेजेस भी थी रोबोट टीचर्स की। द रोबोट टीचर्स आर बेटर देन द ह्यूमन। तो ये जो है ह्यूमन टीचर्स से बेटर थे। एंड दे आर न्यू एंड दे विल हैव न्यू मेथड्स। ये नए थे और इनके पास कुछ न्यू मेथड्स भी थे। द टीचर हैव द ओल्ड मेथड्स, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल टीचर्स हैं उनके पास
पुराने ही मेथड थे, लेकिन जो रोबो टीचर्स थे इनके पास अप टू डेटेड मेथड्स थे टीचिंग के। दूसरा एडवांटेज है कि रोबो टीचर्स आर मेनली यूज्ड एज द क्लासरूम असिस्टेंट्स इन द एलिमेंट्री एजुकेशन। ये जो है क्लासरूम अटेंशन के रूप में यूज़ किए जाते थे एलिमेंट्री स्कूल्स में। Then third advantage is the scientist think that the social interaction with the live human being is crucial for learning to take place to the children under the first year। तो साइंटिस्ट का यह मानना था कि सोशल इंटरेक्शन लाइव ह्यूमन के थ्रू बेटर हो सकता है। Then fourth advantage is the social robot are being used on the experimental basis to teach various skills to the preschool children, including the color names and new vocabulary words and the songs, and they can save the money for the schools by not having to pay the teachers। तो जो रोबो टीचर्स थे वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर टीचिंग को वेरियस स्किल्स के थ्रू प्रेजेंट करते थे चिल्ड्रंस के सामने। देन सेकेंड इनोवेटिव टूल इज़ फॉरेस्ट किंडरगार्टन। तो फॉरेस्ट किंडरगार्टन के बारे में समझेंगे। अ फॉरेस्ट स्कूल ऑल्सो नोन एज फॉरेस्ट किंडरगार्टन, आउटडोर नर्सरी। तो फॉरेस्ट स्कूल को कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि फॉरेस्ट किंडरगार्टन, आउटडोर नर्सरी एंड फॉरेस्ट नर्सरी, नेचर किंडरगार्टन एंड नेचर प्री स्कूल्स। ये सारे टाइप्स हैं इसके। इन इन सारे टाइप्स को इंक्लूड किया जाता है फॉरेस्ट किंडरगार्टन के अंदर। द करिकुलम इज फ्लूइड एंड फोकसिंग ऑन द लर्नर लेड आउटडोर प्ले दैट इनकरेजेस क्यूरियोसिटीज एंड एक्सप्लोरेशन। तो ये जो फॉरेस्ट किंडरगार्टन मेथड था वो बच्चों में क्यूरियोसिटी को इनकरेज करता था और एक्सप्लोरेशन को इंक्रीज करता था, ताकि बच्चे खुद से कुछ कर सकें, और लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट इसमें अपनाया गया। A forest kindergarten is a type of preschool education for the children between the age of 3 and 6 year। तो 3 to 6 ईयर स्टूडेंट्स के लिए फॉरेस्ट किंडरगार्टन को अपनाया गया था। वॉट एवर एंड द वेदर, children are encouraged to play, explore and learn in the forest and natural environment। तो इसमें जो है बच्चों को इनकरेज किया जाता है था प्ले के लिए, एक्सप्लोर के लिए, और बच्चे फॉरेस्ट में या नेचुरल वे से लर्निंग करते थे, नेचुरल इन्वायरमेंट में वो चीज़ों को सीखते थे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड किंडरगार्टन, जर्मन ये वर्ड है। फॉरेस्ट किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट फ्रोबेल ने दिया था, विलियम ऑगस्ट फ्रोबेल के द्वारा ये दिया गया है। फिर कुछ फीचर्स हैं फॉरेस्ट किंडरगार्टन के जिसमें इन्वॉल्व है लर्निंग टेक्स प्लेस इंटायरली आउटडोर इन ऑल सीजन्स। तो हर एक सीज़न में लर्निंग इसमें जो होती थी वो आउट ऑफ द डोर होती थी, आउटडोर लर्निंग पे बेस्ड था ये पूरी तरीके से। इट टेक्स प्लेस इन द फॉरेस्ट और वुडलैंड्स। तो ये जो है लर्निंग इसमें फॉरेस्ट में जो है की जाती थी। देन थर्ड फीचर इज लर्नर इज children can learn natural environment with experienced adults who support their self initiated play and discovery। तो इसमें जो बच्चे सीखते थे वो नेचुरल इन्वायरमेंट में सीखते थे, ताकि उन्हें कुछ एक्सपीरियंस हो पाए और वो अपनी डिस्कवरी को इनकरेज कर सके। द करिकुलम इज़ लर्नर सेंटर्ड। तो फॉरेस्ट किंडरगार्टन में जो करिकुलम था वो लर्नर्स पर सेंटर होता था, उसमें जो है लर्नर ही सेंटर पॉइंट रहते थे। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट किंडरगार्टन की बात करेंगे तो इसमें इम्पॉर्टेंस में है कि प्रोवाइड चाइल्ड सेंटर लर्निंग। तो इसमें जो बच्चों को सिखाया जाता था, स्टूडेंट्स को जो भी लर्निंग कराई जाती थी वो टोटली चाइल्ड सेंटर थी। और इसमें क्रिएट इंटरेक्शन, तो चिल्ड्रन का इंटरेक्शन होता था उसके एक्सपीरियंस के साथ, उसको डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस मिलते थे अपनी लर्निंग के द्वारा।
प्रोवाइड आउटडोर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। तो किंडरगार्टन सिस्टम जो था वो बच्चों को आउटडोर लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ से इंटरैक्ट कराता था। बच्चे ये जानते थे कि बाहरी चीज़ों से या नेचुरल एनवायरनमेंट में लर्निंग कैसे की जा सकती है। देन फोर्थ इम्पॉर्टेंस इज प्रोवाइड चिल्ड्रन विद फ्रीडम, स्पेस एंड ब्यूटीफुल नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग। तो बच्चों को जो है एक फ्रीडम इन्वायरमेंट मिलता था, उनको सेल्फ स्पेस मिलती थी और ब्यूटीफुल नेचुरल इन्वायरमेंट मिलता था लर्निंग के लिए। देन फिफ्थ इम्पॉर्टेंस इज डेवलपमेंटल बेनिफिट फॉर चिल्ड्रंस। तो कई सारे डेवलपमेंटल बेनिफिट्स रहते थे चिल्ड्रंस के लिए क्योंकि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता था इसमें फॉरेस्ट किंडरगार्टन में। देन सिक्स इम्पॉर्टेंस इज इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ये जो है टोटली नेचर पर डिपेंडेंट थी, इसलिए इसमें जो है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बेटर होती थी इन्वायरमेंट के लिए। देन सेवेंथ इम्पॉर्टेंस इज स्कूल रेडीनेस होती थी बच्चों में और बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता था, वो चाहे सोशल हो या फिजिकल हो, तो हर तरह का बच्चे का डेवलपमेंट होता था। फिर कुछ इनोवेटिव एक्टिविटीज़ भी थी फॉरेस्ट किंडरगार्टन की जिसमें इन्वॉल्व हैं प्लेइंग इमेजिनेटिव गेम्स यूजिंग वट एवर रिसोर्सेज एंड आइडियाज़ कम टू माइंड। तो इसमें कुछ इमेजिनेटिव गेम्स को प्ले किया जाता था, जो भी वहाँ पे रिसोर्सेज या आइडियाज़ वो उपस्थित होते थे उनकी प्रेजेंस में ही। फिर रोल प्ले किया जाता था जैसे कि शेयर्ड इंफॉर्मेशन के इमेजिनेशन के थ्रू, ड्रामा के थ्रू या टीम वर्क के थ्रू रोल प्ले किए जाते थे। और बिल्डिंग शेल्टर्स और अदर लार्ज स्ट्रक्चर्स फ्रॉम ब्रांचेस विद द हेल्प ऑफ अदर टीचर्स, अदर चिल्ड्रंस एंड अडल्ट। तो इसमें जो है शेल्टर्स को बनाया जाता था या और सारे लार्जर स्ट्रक्चर्स को बच्चे क्रिएट करते थे ब्रांचेस के थ्रू या अपने साथियों की सहायता से। देन फोर्थ वन इज काउंटिंग ऑब्जेक्ट और लुकिंग फॉर द मैथमेटिकल पैटर्न्स। तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट्स को काउंट किया जाता था जिससे मैथमेटिक्स का भी ज्ञान होता था बच्चों को। फिर मेमोरी गेम्स यूजिंग नेचुरली अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स। तो मेमोरी गेम्स को प्ले कराया जाता था जो भी वहाँ पे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते थे उनके थ्रू। लर्निंग ऑफ लिसनिंग ऑफ स्टोरीज। तो बच्चों को जो है सिंगिंग के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, रिदम के थ्रू या स्टोरीज के थ्रू जो है नॉलेज दी जाती थी। अरेंजिंग आइटम्स टू मेक द पिक्चर्स एंड बिल्डिंग और टॉय। तो हर एक मटेरियल्स को, आइटम्स को अरेंज किया जाता था ताकि बच्चे अपनी क्रिएटिविटी को दर्शा सके, ड्राइंग सीन्स को बना सकें, मतलब कुछ ड्राइंग कर सके। देन क्लिम्बिंग ट्रीज एंड एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट। फिर एक्सप्लोर किया जाता था फॉरेस्ट को। तो ये कुछ इनोवेटिव एक्टिविटीज़ थी जो फॉरेस्ट किंडरगार्टन के द्वारा चलाई गई, जैसे कि इसमें और भी इन्वॉल्व हैं एक्सप्लोरिंग एंड रिफ्लेक्टिंग अलोन, वॉकिंग टू द वुडलैंड फ्रॉम द बिल्डिंग। तो ये कुछ इनोवेटिव एक्टिविटीज़ थी। इसके बाद आता है नेक्स्ट इनोवेटिव टूल जो है फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन में क्या बताया गया है? द अटेनमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ मोस्ट स्टूडेंट। फ्री एजुकेशन इज एजुकेशन funded through the government spending or charitable organization rather than the tuition funding। तो ये फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो थे वो गवर्नमेंट के थ्रू चलाए गए थे ताकि बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल सके यूनिवर्सिटीज़ में। प्राइमरी स्कूल एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव और कंपल्सरी एजुकेशन इज़ फ्री इन मैनी कंट्रीज। तो चाहे वो प्री स्कूल एजुकेशन हो या अदर कंपल्सरी एजुकेशन वो फ्री थे हर एक कंट्रीज़ में। और इसमें जो है स्कूल टेक्स्ट बुक्स भी फ्री थी एज वेल एज सर्टेन पोस्ट सेकेंडरी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सन्ड्री फीसेस। तो ये सारी चीज़ें भी
बच्चों को फ्री में उपलब्ध कराई जाती थी और इंक्लूडिंग पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज इन द नॉर्डिक कंट्रीज। द आर्टिकल 13 ऑफ द इंटरनेशनल Covenant on the Economic, Social and Cultural Rights ensures that the right to the free education at primary education and progressive introduction of at secondary and higher education as the right to the education। तो आर्टिकल 13 के थ्रू ऐसा जो है बताया गया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, वो चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो या प्रोग्रेसिव इंट्रोडक्शन हो सेकेंडरी एजुकेशन का या हायर एजुकेशन के लिए राइट्स हों। द फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन लर्निंग डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ द टीचर। तो फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन में इस तरह की लर्निंग में किसी भी टीचर्स की ज़रूरत नहीं होती थी। फिर इसके बाद कुछ फीचर्स बताए गए फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन के। तो इसमें इन्वॉल्व है इन फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन द डिस्टेंस इज टू स्टडी अवे फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन और कॉलेज एंड द टाइम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज सेपरेटेड। तो इसमें जो है टीचिंग और लर्निंग का टाइम सेपरेट रहता था। द इंस्टीट्यूशन और कॉलेज विल प्रिपेयर द कोर्स मटेरियल इन एडवांस, और एडवांस में ही इंस्टीट्यूशन और कॉलेज कोर्स मटेरियल को प्रिपेयर कर लेते थे। द लर्निंग मेथड इज द स्टूडेंट टू सेल्फ स्टडिंग ऑन ऑफ द कोर्स मटेरियल एट होम और अदर प्लेसेस एंड टू कंप्लीट द असाइंड असाइनमेंट्स। तो इसमें जो है स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते थे और अपने जो है असाइनमेंट्स को कंप्लीट करते थे। फॉर दिस एजुकेशन लर्निंग द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ थ्रू टेक्नोलॉजीज। इसमें जो मेथड था कम्युनिकेशन के लिए वो टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू था। तो ये कुछ फीचर्स थे। फिर रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो क्या रोल और इम्पोर्टेंस थी फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन की। फ्री यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड एजुकेशन थ्रू ओपन डोर एकेडमिक पॉलिसीज़। तो फ्री यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन जो था वो ओपन डोर एकेडमिक पॉलिसीज़ को चलाता था। देन दीज यूनिवर्सिटी फॉलो नो क्लासरूम टीचिंग मेथड। इसमें जो है कोई भी क्लासरूम नहीं रहता था टीचिंग के लिए। फ्री यूनिवर्सिटी ऑफर एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ये जो है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता था और स्किल डेवलपमेंट होता था इसमें लर्नर्स का। फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन फंक्शंस अंडर द यूजीसी प्रीव्यू, hence the degrees and certificates awarded are UGC approved। तो इसमें जो भी डिग्रीज थी और जो है सर्टिफिकेट्स रहते थे वो यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड रहते थे। तो ये कुछ जो है रोल्स और इम्पोर्टेंस थी फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन की। इसके बाद नेक्स्ट इनोवेटिव टूल आता है 3D लर्निंग का। तो 3D लर्निंग स्टैंड फॉर द थ्री डायमेंशनल लर्निंग। 3D लर्निंग इज एन एक्साइटिंग डेवलपिंग एरिया ऑफ द ई लर्निंग इंडस्ट्री। ई लर्निंग इंडस्ट्री में 3D लर्निंग जो है वो एक डेवलपिंग एरिया है। विद द टेक्नोलॉजी reaching maturity, it's easy to see that it was not too long before 3D learning approaches, including augmented reality, learn a place in the standard suite of online training products। तो ये जो है 3D लर्निंग थ्री डायमेंशनल लर्निंग थी और इसमें जो है ई लर्निंग इंडस्ट्रीज़ में ये एक इनोवेटिव स्टेप था। 3D लर्निंग की कुछ इम्पोर्टेंस थी तो इस जिसमें इन्वॉल्व है प्रोवाइड्स सोशल अपॉर्चुनिटीज़ एंड टीम वर्क। 3D लर्निंग्स हेल्प करती थी सोशल अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करने में और टीम वर्क को इनकरेज करने में। देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इज अलाउ लर्निंग थ्रू प्रैक्टिसेस। 3D लर्निंग्स हेल्प्स लर्निंग थ्रू द प्रैक्टिस। तो इसमें जो है लर्निंग और भी बेटर होती थी क्योंकि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के थ्रू सीखते थे। देन थर्ड इम्पोर्टेंस इज स्टिमुलेट्स द रियल थिंग्स। तो इसमें रियल थिंग्स को
स्टिमुलेट किया जाता था, इसलिए 3D लर्निंग जो है इसमें इम्पोर्टेंस रखती है। देन फोर्थ इम्पोर्टेंस इज सपोर्ट आ मोबाइल वर्कफोर्स, perhaps the most important training trend right now in the mobile training, because it responds directly to the shift occurring in the workplace where employees are on the move rather than spending the day at a fixed workstations। तो इसमें जो है सपोर्ट किया गया वो मोबाइल वर्कफोर्सेस को, मेक्स लर्निंग फन। तो 3D लर्निंग्स के थ्रू लर्निंग को फन के तरीके से भी पढ़ाया जाता था, एक मतलब इन्जॉयमेंट के तरीके से भी बच्चे लर्निंग करते थे। देन कुछ एडवांटेजेस भी थी 3D लर्निंग्स की। तो इसमें इन्वॉल्व है लर्नर क्यूज ऑन द विजुअल, ऑडिटरी एंड स्पेशल एलिमेंट ऑफ द 3D इन्वायरमेंट। लर्नर realizes on the job behavior in an environment as close to the job environment as possible। सेंस ऑफ बीइंग देयर फॉर द लर्नर्स को डेवलप किया जाता था। लर्नर्स बिकेम इमोशनली इन्वॉल्व इन द लर्निंग ड्यू टू रियलिज्म। तो इसमें जो है लर्नर्स इमोशनली भी इन्वॉल्व रहते थे। फिर कुछ एडवांटेजेस थी 3D वर्ल्ड ऑन द वर्चुअल क्लासरूम्स में भी। तो लर्नर्स स्टे मोर फोकस्ड, लर्नर्स जो थे वो मोर फोकस्ड थे। और लर्नर्स मस्ट एक्ट एंड बिहेव एज इफ इन द एक्चुअल इन्वायरमेंट। लर्नर्स जो थे वो एक्टिवली इसमें रिस्पॉन्स करते थे। और लर्नर्स आर वेस्टेड इन अवतार एंड इन सिचुएशंस। लर्नर्स आर प्लेस्ड इन द अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट टू अप्लाई द लर्निंग्स। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी। फिर कुछ लिमिटेशंस भी थी 3D लर्निंग की, जिसमें इन्वॉल्व है कि ये हाई कॉस्टली था और इसके लिए ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की ज़रूरत थी। अब नेक्स्ट इनोवेटिव टूल है टीचर ऑटोनॉमी का। तो टीचर ऑटोनॉमी इज़ डिफाइंड बाय द कैपेसिटी टू टेक कंट्रोल ऑफ वंस ओन टीचिंग। तो ये ऐसी कैपेसिटी थी जो अपनी ही टीचिंग को कंट्रोल किया जा सकता था इसके थ्रू। टीचर ऑटोनॉमी मीन्स फ्रीडम ऑफ स्टडी, इसमें फ्रीडम रहती थी स्टडी लर्निंग के लिए, टीच के लिए। देयर शुड नॉट बी टू मच इंटरफेरेंस इन द वर्क ऑफ द टीचर बाय हायर अथॉरिटीज़। तो इसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहता था टीचर के वर्क में हायर अथॉरिटीज़ के थ्रू। तो इसकी डेफिनेशन बताई गई थी रिचर्ड स्मिथ के द्वारा 2000 में। टीचर ऑटोनॉमी रिफर्स टू द एबिलिटी टू डेवलप अप्रोप्रिएट स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। तो टीचर ऑटोनॉमी जो है वो एक तरह से एबिलिटी है जिसके द्वारा डेवलप किया जाता था स्किल्स को, नॉलेज को, एटीट्यूड को एक टीचर के, एंड कोऑपरेट विद अदर, और अदर्स के थ्रू कोऑपरेशन को भी डेवलप किया जाता था। फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं टीचर ऑटोनॉमी की स्मिथ के द्वारा जो बताई गई हैं। इसमें है सेल्फ डायरेक्टेड प्रोफेशनल एक्शंस को लिया जाता था। कैपेसिटी ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड प्रोफेशनल एक्शंस, कैपेसिटी रहती थी सेल्फ डायरेक्टेड प्रोफेशनल एक्शंस के लिए। फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोल ओवर प्रोफेशनल एक्शंस, फ्रीडम रहती थी। सेल्फ डायरेक्टेड प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता था। और कैपेसिटी फॉर सेल्फ डायरेक्टेड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोल ओवर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टीचर ऑटोनॉमी के। फिर आता है नेक्स्ट इनोवेटिव टूल जो है द पेपरलेस क्लासरूम। तो द पेपरलेस क्लासरूम क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। पेपरलेस क्लासरूम इज अ इवोल्यूशनरी concept advocated by the numerous educational experts today। ये जो है एक स्टेप था कि डिजिटलाइजेशन किया जाए एजुकेशन का, तो उसके लिए एक ये जो है नेचुरल आउटकम आ सके और नेचुरल एजुकेशनल रिसोर्सेज का नेसेसिटेटली बाय द रैपिड
technological development of our times. The evolution of paperless classroom is a natural outcome of the digitalization of the education. तो पेपरलेस क्लासरूम जो है वो एक तरह से नेचुरल आउटकम है डिजिटलाइजेशन करने का हमारी एजुकेशन का. इन आ पेपरलेस क्लासरूम teacher and students are required to use only computers or other digital devices instead of notebook and textbook. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक इसमें जो है किसी न किसी डिजिटल डिवाइस का यूज़ करना होता था, जैसे कि कंप्यूटर का या अदर डिजिटल डिवाइसेस का. अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को पेपरलेस क्लासरूम की. इन अ पेपरलेस क्लासरूम टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज़ ओनली कंप्यूटर्स और अदर डिजिटल डिवाइसेस. तो इसमें जो है किसी न किसी जो है डिजिटल डिवाइस का यूज़ करना होता था. डिजिटल डिवाइसेस सच एज टैबलेट्स आर नाउ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ टेक्स्ट बुक. तो यहाँ पे आज के टाइम पे टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है बजाय कि टेक्स्ट बुक का. कॉस्ट आर हाईलाइटेड इशू. तो इसमें जो है कॉस्ट जो थी वो हाईलाइटेड इशू रहा है. स्कूल अपॉर्चुनिटी अथॉरिटीज़ कैन ईजिली अपलोड द स्टडी मटेरियल्स एवरी टर्म एंड ईयर. तो इसमें जो है स्कूल अथॉरिटी जो थे वो इजीली अपने कंटेंट को स्टडी मटेरियल को भेज सकते थे. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे पेपरलेस क्लासरूम के. इसके बाद मेथड्स यूज्ड बाय टीचर्स टू इम्प्लीमेंट अ पेपरलेस क्लासरूम. तो कौन कौन से मेथड्स थे जिनको टीचर इम्प्लीमेंट कर सकता था पेपरलेस क्लासरूम में, जैसे कि मीडिया एनरिच्ड लर्निंग, अडेप्टिव लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, फ्लिप्ड क्लासरूम और वेरी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स. तो ये कुछ मेथड्स हैं जो टोटली टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज से रिलेटेड हैं. इनको जो है टीचर इम्प्लीमेंट कर सकता है पेपरलेस क्लासरूम के लिए. ये हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है. थैंक यू एवरीवन.